बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर सर उबैदुर्रहमान बेग। आज जो एसएलओ हमने कवर करना है वो है जस्टिफाई विद एग्जांपल्स दैट साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। एक चीज़ कि हम देखेंगे कि साइंस जो है ये कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च चाहिए होती है। ठीक है, जहां हम देखते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो इकट्ठे मिलते हैं और अपने नॉलेज और आइडियाज़ को शेयर करते हैं। ठीक, ये आपका एसएलओ है। नॉलेज जो हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया है वो है नॉलेज 1.7 साइंस अ कोलैबोरेटिव फील्ड। बच्चों, हमें मालूम है कि साइंस जो है इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। हमारा काम ही साइंस में ये है कि हम नई चीज़ों को दरियाफ्त करें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। अब जब आप नए फिनोमेना को डिस्कवर करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि किसी एक सब्जेक्ट जो है उसका काम यहाँ नहीं है। हमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के रिसर्चर्स को आपस में मिला के एक टीम बनानी पड़ती है ताकि वो नई फील्ड्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से नेचर को अंडरस्टैंड कर सके। तो हम करते क्या है साइंस के अंदर, रिसर्चर्स फ्रॉम द वेरियस सब्जेक्ट्स वर्क टुगेदर टू एक्सप्लोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये जो डिफरेंट फील्ड से रिसर्चर्स मिल के काम करते हैं इसी को हम कहते हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे एनिमल बिहेवियर की एग्जाम्पल दी है। अब एनिमल बिहेवियर जो है ये टोटली बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन हमें साथ ही साथ यहाँ पे इकोलॉजी से भी हेल्प लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एनिमल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट एनिमल्स पे असरअंदाज होता है। साथ ही साथ हमें यहाँ केमिस्ट्री से भी मदद लेनी पड़ती है ताकि हमें एनिमल्स जो हैं इनकी बॉडीज़ का पता लगे कि ये बॉडीज़ बनी कैसे हैं, फिर वो आगे से काम कैसे कर रही हैं। तो ये छोटी सी मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी है जहाँ पे हमने देखा कि हमें बायो से बाहर भी निकलना पड़ रहा है ताकि हम अपने एग्जाम्पल को ज़्यादा बेहतर स्टडी कर सकें। अब हम आते हैं कुछ स्पेसिफिक केस स्टडीज़ पे जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके पास कुछ ऐसी रिसर्च हुई है जहां पे हमें डिफरेंट फील्ड्स की मदद की ज़रूरत पड़ी है। जैसे क्लाइमेट चेंज रिसर्च। बच्चों, क्लाइमेट चेंज जो है हम सबको मालूम है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मुसलसल चेंज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिशें कम हो रही हैं, डेजर्ट जो हैं खुश्की वो बढ़ रही है। ये वो फिनोमेना है जो हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर। अब क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर की हद तक महदूद नहीं है कि आपको ये पता लग जाए किसी जगह का टेम्परेचर क्या है तो आपके वहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज का मालूम हो गया। ऐसा नहीं है। हम क्लाइमेट चेंज के अंदर देखते हैं कि डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं वो हमें कई तरह की मालूमात देते हैं, तब जाके हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बेहतर समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे ओशियानोग्राफर्स की मदद लेनी पड़ती है। ये क्या करते हैं? ये ओशन को स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे जो समुंदर हैं ये कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, इन पे क्या असरात आ रहे हैं। क्योंकि आपके ओशंस जो हैं ये एयर के फ्लो में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी तरह फिर ये वेदर कंडीशंस को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ हमें मेट्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली वेदर का पैटर्न बताता है कि किसी जगह का माहौल जो है वेदर किस तरह से चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। बायोलॉजिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो आपको बताते हैं कि एक माहौल जो जब चेंज होता है तो उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या असरात आते हैं। साथ ही साथ हमें सोशियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो ख़ास तौर पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पे क्या असर आ रहा है हमें ये बताते हैं। हम जो हैं जंगलात को काट रहे हैं, उसे अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूशन नमू होती है। ये वो तमाम असरात हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से माहौल पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो इन डिफरेंट फील्ड से जब रिसर्चर्स आते हैं वो मिल के काम करते हैं, फिर हमें क्लाइमेट चेंज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। अब यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन भी निकाली है जहां मैं आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिफॉरेस्टेशन को समझा रहा हूं। डिफॉरेस्टेशन क्या है कि इंसान जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, यहां लेट्स से अगर एग्जांपल हम देखें तो यहां वो आपको दिखाएगा कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट होती है। ये देखें, ये आपके पास एक जंगल है। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहां आग लग रही है। अब ये आग क्यों लग रही है? इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं और नेचुरल एक्टिविटी भी है। जब आग लगी तो आपने देखा कुछ इलाका जो है वो खाली हो गया, यहाँ से जंगलात ख़त्म हो गए हैं।
इंसान क्या करेंगे? इंसान कुछ सालों के बाद इस इलाके को अपने इस्तेमाल में लाएंगे। यहां पे आप फील्ड्स ग्रो करेंगे, डिफरेंट तरह के प्लांट्स ग्रो करेंगे जिनसे आप फूड ले रहे हैं, अपनी डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करेंगे। हमें बज़ाहिर ऐसे लगेगा कि ये ज़मीन हमारे इस्तेमाल में आ रही है, इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप देर पास रात में देखो तो एक वक्त आएगा कि आपके पास ये ज़मीन जो है वो बंजर होती चली जाएगी, और आने वाले कई सदियों के बाद हम देखेंगे ये ज़मीन हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। और ये काम ऑलरेडी हो रहा है कि दुनिया के अंदर फॉरेस्ट जो है वो श्रिंक करते जा रहे हैं, जबकि डेजर्ट जो है वो फैलते जा रहे हैं। रीजंस क्या हो सकती हैं? ये बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको एसएलओ की अंडरस्टैंडिंग हो, क्लाइमेट चेंज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। यहां पेपर में एग्जाम नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्या वजूहात हैं? हम लकड़ियां काटते हैं, दरख्त काटते हैं अपने इस्तेमाल में लाने के लिए। वो जो ज़मीन हम खाली करते हैं फॉरेस्ट से, वहाँ पे हम मवेशी पालते हैं ताकि हमें उससे फूड मिले। रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बाज़ जगहों पे नेचुरली आप देखते हो आग लगने से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, या फिर हम वहाँ पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ये वो तमाम वजूहात हैं जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके असरात क्या आ रहे हैं कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे उसने एक नेचुरल इकोसिस्टम दिखाया हुआ है, और यहाँ पे वो दिखा रहा है किस तरह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने से एक माहौल के अंदर चेंजेस आ रही हैं। जहाँ आपके पास बारिश कम हो गई है, खुश्की ज़्यादा हो गई है, ठीक है, आपके पास गर्मी ज़्यादा हो गई है, ये आपके पास वो असरात नमू हो रहे हैं। पूरी दुनिया में देखो तो आपके पास ये रेड एरियाज शो कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ये वो इलाके हैं जहाँ पे जंगलात जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे मुतासर हुए हैं। और ये अगर आप अफ्रीका को देखो तो इस एरिया के अंदर डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। ये वो चीज़ें हैं जो क्लाइमेट चेंज के अंदर आती हैं, और हम क्लाइमेट चेंज में फिर कहीं पे ओशियानोग्राफर, मेटेरोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट इनकी मदद लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द वर्ल्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब आज से 200-250 साल पहले जब इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स क्या था? फॉसिल फ्यूल्स। आप कोयले से, तेल से, गैस से एनर्जी हासिल करते थे। लेकिन ये जो एनर्जी सोर्सेज थे इनकी दो खसूसियात हैं। एक तो ये आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, दूसरा ये वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है कि एक वक्त आएगा जब ये दुनिया से नापैद हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें आना पड़ रहा है टूवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी आपके पास वो एनर्जी है जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हम इसमें ख्याल रखते हैं कि इसका माहौल के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। ठीक है, तो आप लोग सोलर पैनल्स की तरफ आ गए। हमने सोलर पैनल्स जो हैं वो इजाद किए ताकि हम एनर्जी को बार बार यूज़ भी करें और हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट भी ना हो। अब अगर आपने सोलर पैनल किसी जगह इंस्टॉल किए हैं तो आप देखें इसमें कौन कौन सी फील्ड से रिसर्चर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। फिजिसिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिसिस्ट ये चीज़ श्योर करते हैं कि हम सनलाइट को किस तरह बेहतर से बेहतर यूज़ करें और उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें। इंजीनियर्स का क्या रोल है? फिजिसिस्ट ने तो आपको बता दिया आप किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंजीनियर्स आपको बताएंगे कि आप उस एनर्जी को कैसे यूज़ करने के लिए स्टोर कर सकते हैं आने वाले वक्त में। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ को श्योर करेंगे कि आप जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट पे बुरा असर ना आए। और लास्ट में इकोनॉमिस्ट इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपकी जो नई टेक्नोलॉजी है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ऐसा ना हो कि इतनी महंगी हो कि आम आवाम जो है उस तक रसाई ही ना रखे। नेक्स्ट जो आपके पास रिसर्च फील्ड है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसका मकसद था कि हम ह्यूमन डीएनए जो है इसके अंदर मौजूद हर जीन को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी जीन कहाँ पे मौजूद है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। बच्चों ये इंतहाई मुश्किल प्रोसेस था। इसको मुमकिन इसलिए बनाया कि हमने यहाँ पे कई तरह की फील्ड से रिसर्चर्स की मदद हासिल की। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिस्ट जो हैं, ऑब्वियसली बात है डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है ये आपको एक बायोलॉजिस्ट बताएगा। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ मैनुअल वर्क करके इसको स्टोर करेंगे तो इस पर बहुत टाइम लगेगा और इसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये वो हैं जो आपके पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ते हैं जिसका हमने ब्रांचेस में जिक्र किया था, हमने इससे मदद ली ताकि ये जो इतना सारा डाटा आ रहा है हम इसे ठीक से हैंडल करें, स्टोर करें और कल को इस्तेमाल में ला सकें। केमिस्ट का यहाँ पे क्या रोल है? केमिस्ट आपको बताते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये बना कैसे है, उसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि हम इसे आगे यूज़ कर सकें। और फाइनली फिजिसिस्ट आते हैं। फिजिसिस्ट जो है इन्होंने हमें इंस्ट्रूमेंट्स
टूल्स, मशीन डेवलप करके दी ताकि हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो इन तमाम रिसर्चर्स की मदद से हम इस काबिल हुए कि हमने ह्यूमन जीनोम को कंप्लीटली स्टडी किया। जीनोम कहते हैं कि आपके एक इंडिविजुअल में कितने जीन्स हैं, टोटल जीन्स जो होते हैं डीएनए में, उन्हें हम उनकी स्टडी को जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एमआरआई मशीन। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है ये आपके पास ऐसा टूल है जो आपको चेकअप्स में, पेशेंट के चेकअप्स में मदद देता है। और मजे की बात यह है कि ये टूल डॉक्टर्स ने इजाद नहीं किया। इसमें आपके पास फिजिसिस्ट आते हैं। जो एमआरआई मशीन है इसमें आप इमेज जनरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड का रोल है वो आपको फिजिसिस्ट समझाएगा क्योंकि वो मैग्नेटिज्म को बेहतर जानते हैं। साथ ही आप इंजीनियर्स को देखते हो जो आपको वो मशीन बिल्ड करके देता है। नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट है जो ह्यूमन स्टडी को, ह्यूमन बॉडी को बेहतर समझता है कि इसके कहीं नुकसानदेह असरात तो नहीं आएंगे कि आप मैग्नेटिक फील्ड से अगर ह्यूमन इमेज बनाने जा रहे हो। लास्ट पे आपके पास कंप्यूटर साइंटिस्ट आते हैं जो आपको इमेज क्रिएट करवा के देते हैं, उसे प्रोसेस करके देते हैं। ये वो तमाम रिसर्चर्स हैं जो मिलके एमआरआई मशीन की वर्किंग को पॉसिबल बनाते हैं और हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद देते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमने आज अपने एसएलओ को कवर किया, जिसकी डिमांड ये थी कि हम एग्जाम्पल्स के साथ बताएं कि साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड जहां हमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चर्स की मदद लेनी पड़ती है, और वो जो रिसर्चर एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज और आइडियाज शेयर करते हैं ताकि हम साइंस के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट ला सकें। लास्ट में आपके पास क्वेश्चन शीट है विद वर्कशीट। आपने यहाँ पे मौजूद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो आपको अच्छे से याद रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।